गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने पर डे के जो भी मेरे क्लास होते हैं उसका मैं पीडीएफ और उस क्लास का लिंक और जो भी न्यूज़पेपर है उन सब का पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और ये जो टेलीग्राम अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, ये वाला, ये आपको अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे मिलेगी। ये वहाँ पे कुछ लाइव क्लासेज होती हैं, जैसे कि मैं दो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेता हूँ। एक 3:30 PM से लेता हूँ 3:30 बजे से, जिसमें 1 ईयर 1 साल की करंट की चीज़ें, करंट इशूज के होते हैं, 1 साल के करंट के क्वेश्चंस, ठीक है। और दूसरा है 5 PM से 5 बजे से मैं लेता हूँ, और यहाँ पे एनसीईआरटी का टेस्ट, अभी हिस्ट्री के एनसीईआरटी का टेस्ट चल रहा है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी पॉलिटी सबका होगा, ठीक है। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे आपके साथ है। और ये अपकमिंग कोर्सेज हैं, सब अभी शुरू होने वाले कोर्स हैं अनअकैडमी के। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। ये दोनों जीएस का के लिए है और दोनों जीएस का फाउंडेशन है। फाउंडेशन कोर्स, इसमें प्लस पे क्या होगा कि आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और जो जीएस का फाउंडेशन होता है उसको तो उसकी तैयारी करने में यूपीएससी के लिए 1 साल का समय लगता है। तो ये आपका यहाँ पे 1 साल के लिए फाउंडेशन है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है। 1 साल के लिए उन लोगों के लिए है जो लोग 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं। 1 साल के लिए 49,500 रुपए। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, तो इस कोड को आप इस्तेमाल करेंगे, मेरा कोड है। और वहाँ पे एक रेफरल कोड मांगेगा, तो ये कोड आप डाल देंगे स्वदीप, SWADEEP। तो आपको इस फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को अप्लाई करने पे। तो आपकी मतलब 1 साल की फीस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 44,550 रुपए। वहीं 2 साल के लिए उनके लिए जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है उन लोगों के लिए प्लान है 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, और आफ्टर डिस्काउंट फीस होगी 64,800। और एक 36 महीने का है, यानी 3 साल का है उनके लिए जो 12th में है, या जो अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है उनके लिए, जो 12th पास आउट हुए हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, उनके लिए 90,000 रुपए। इस पे भी कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो 10% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट फीस होगी 81,000 रुपए। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में सारी चीजें प्लस कोर्स वाली रहेंगी, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेज होती हैं इसमें जीएस के लिए। उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर, जैसे पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली तैयारी पर ध्यान रखेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी, और पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। इसका भी 1 साल, 2 साल और 3 साल का है। 1 साल का है 69,500 रुपए। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, और आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 62,550 रुपए। यहाँ पे 2 साल का है 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300। और 3 साल का भी 1,40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। उसके बाद फिर जीएस के बाद ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं, फिर 1 साल के लिए भी, फिर 2 साल, फिर 3 साल। तो 6 महीने की फीस है ऑप्शनल की 22,500, 1 साल का है 27,500, 2 साल का है 40,000 और 3 साल का है 50,000 रुपए। इन सब पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी आपके आफ्टर डिस्काउंट 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250, 12 महीने का हो जाएगा 24,750, 2 साल का हो जाएगा 36,000 और 3 साल का हो जाएगा 45,000 रुपए। ये सारी चीजें आप लोग जरूर देखेंगे। और ये आप लोगों को पता है कॉम्बैट के बारे में, ये लाइव टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी ने शुरू किया है आप लोगों को। 17 जनवरी को सुबह 11 बजे है, जरूर इसमें एनरोल करिए। एनरोल करते समय कोड को ध्यान में रखिएगा। कोड आप स्वदीप डालेंगे तो ही आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ये कोड है स्वदीप, और ये आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा, और आप सारे टेस्ट फ्री में दे सकेंगे। और इस पे 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, टोटल 13 टेस्ट होंगे। अल्टरनेटिव संडे को, यानी हर 14 दिन पे अल्टरनेटिव संडे को ये टेस्ट होंगे।
और जो इसमें 1 से 3 रैंक तक के लोग आएंगे इस टेस्ट में, उन लोगों को अनअकैडमी की तरफ से 3 महीने का यूपीएससी जीएससी और यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और जो चौथे रैंक से 150 रैंक तक होंगे उनको 1000 रुपये का अमेजन का वाउचर भी मिलेगा। और ये है अनअकैडमी 18 तारीख से शुरू कर रही है एक बैच 2021, 22 और 23 के लिए एक बैच शुरू कर रही है 21, 22 और 23 के लिए। तो इसमें 18 तारीख से एक बैच शुरू हो रहा है 6 महीने के लिए। जिन लोगों को 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम देना है उनके लिए आपका ये इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में है। 2022 का भी एक फाउंडेशन शुरू हो रहा है, मतलब 1 साल का 1 ईयर का फाउंडेशन जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए 18 तारीख से भी इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल है, जरूर ध्यान में रखेंगे। और 2023 के लिए भी फाउंडेशन है, 2 साल का 2 ईयर का फाउंडेशन है इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल। और एक एनसीईआरटी का बैच भी अनअकैडमी शुरू कर रही है प्रीलिम्स के लिए, आप दे सकते हैं जी, जिनको 21 में देना हो, 22 में देना हो, 23 में देना हो, जब चाहे दे सकते हैं। एनसीईआरटी तो सबके लिए जरूरी है। जिस तरीके से एनसीईआरटी का बैच शुरू हुआ है वैसे मैंने भी एक एनसीईआरटी का टेस्ट शुरू किया है अनअकैडमी पर ही। एनसीईआरटी का टेस्ट, कंप्लीट एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, अभी हिस्ट्री का चल रहा है, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे का कराएंगे। और ये 5 बजे से होता है, रोजाना 5 बजे से अनअकैडमी का जो मोबाइल ऐप है उस पर लाइव होता है ये सेशन, और आप सबके लिए फ्री है ये सेशन, तो जरूर इसको ज्वाइन करिए अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे। जो मैंने अपने पीछे अनअकैडमी का लिंक दिखाया था उसको आप लोग वहां से उस लिंक से ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे जुड़ेंगे। और ये है कॉम्बो ऑफर, जैसे कि अभी हमने जीएस और ऑप्शनल का अलग अलग देखा था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर जीएस का आइकॉनिक और साथ में अगर आप ऑप्शनल भी लेते हैं, इन दोनों का भी आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का दिया है। 1 साल का फीस 88,705, 2 साल का 131,510 और 3 साल का 167,220, यानी जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल। तो इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इन सब पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। वैसे अगर आप जीएस का प्लस कोर्स ले लेते हैं और साथ में अगर ऑप्शनल लेते हैं तो आपका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का ये प्लान है। 1 महीने का 70,103, 2 महीने का 99,680, 3 महीने का 21,200, ठीक है। इस पे भी आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। और मैंने बताया था कि आने वाले समय में आइकॉनिक का प्राइस बढ़ने वाला है, तो 25 तारीख से प्राइस बढ़ रहा है आइकॉनिक का। तो जिन लोगों को आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना हो 25 जनवरी से पहले पहले ले लें, नहीं तो 25 के बाद फिर बढ़ी हुई फीस हो, इसकी फीस बढ़ जाएगी तो फिर बढ़े हुए फीस में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो देर ना करें, जल्द से जल्द ले लें इसमें। और रोजाना इस टाइम पे मैं आप लोगों को डेली न्यूज, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह। तो आज देखिए मैं आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ा रहा हूँ, कौन कौन सी टॉपिक है इसमें आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज वाला पहला टॉपिक है माघी मेला, दूसरा है भारतीय फसल कटाई त्योहार, तीसरा है द लाइन शहर, चौथा असमी मशीन पिस्तौल, पांचवा पूर्व सैनिक दिवस, छठा कोलैब कैट सॉफ्टवेयर, सातवां अमूर फाल्कन, ये दे देखेंगे। आठवां भारतीय प्रजाति के गैंडों के बारे में दे देखेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है। नौवां हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस के बारे में देखेंगे, ये सब क्यों चर्चा में है, क्यों ये सब मुद्दा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक है माघी मेला। तो देखिए क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, ठीक है। माघी मेला क्या कह रहा है कि कई दशकों में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि ऐतिहासिक माघी मेले में कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं होगा। कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि जो माघ का मेला लगता है इसमें कोई भी राजनीतिक सम्मेलन नहीं होगा, ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। और क्या है ये सब देखते चले, क्यों, क्योंकि कोविड-19 का दौर है, इस वजह से। क्या कह रहा है ये देखिए, ये जो माघी मेला है पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में माघी मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक साल जनवरी में होता है, या तो जो नानक शाही कैलेंडर है उसमें जो माघ महीना होता है तो माघ के महीने में ही इसका होता है। और नानक शाही कैलेंडर को सिख विद्वान पाल सिंह पुरेवाल ने तैयार किया था ताकि इसे विक्रम कैलेंडर के स्थान पर लागू किया जा सके और गुरु पर्व एवं अन्य त्योहारों की तिथियों का पता चल सके, इसलिए माघी मेला होता है। माघी के विषय में पढ़िए क्या होता है माघी के विषय में। माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। माघी क्या है, जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले
40 सिखों के बलिदान को इसमें याद किया जाता है। और माघी की पूर्व संध्या पर लोहड़ी त्योहार भी मनाया जाता है। और इस दौरान परिवारों में बेटों के जन्म की शुभकामना देने के उद्देश्य से हिंदू घरों में अलाव जलाया जाता है और उपस्थित लोगों को प्रसाद भी बांटा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखेंगे। महत्व क्या है माघी का? माघी का दिन चाली मुक्ति वीरतापूर्ण लड़ाई को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की खोज रही, और इसमें क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह को खोज रही थी मुगल शाही सेना उस समय, तो उनके द्वारा किए गए हमले से उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी 40 लोगों ने, तो उन्हीं के लिए ये मनाया जाता है। तो क्या कह रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पड़ी है कि मुगल शाही सेना और 40 मुक्ते के बीच ये लड़ाई 29 दिसंबर 1705 को खिरदाने ढाब के निकट हुई थी। और इस लड़ाई में शहीद हुए 40 सैनिकों के शवों का अंतिम संस्कार अगले दिन किया गया, जो कि माघ महीने का पहला दिन था। इसलिए इस त्योहार का नाम माघी रखा गया है। ठीक है। दूसरा है हमारा टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट, भारतीय फसल कटाई त्योहार। आप लोगों को पता है कि ये अभी बहुत सारे त्योहार, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, ये सब मनाए जा रहे हैं। तो ये सब भारतीय फसल की कटाई होती है, धान का जो सीजन है उसकी कटाई होती है, तो उसके बाद ये त्योहार होते हैं। तो क्या है इनके बारे में खास पढ़िए कि भारत के किस किस एरिया में इस समय पे क्या क्या चीजें मनाई जाती हैं। भारत में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व आदि के रूप में विभिन्न फसल कटाई त्योहार मनाए जाते हैं। और क्या कह रहा है देखिए कि मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य का आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है। अब पहले सारे त्योहारों के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या क्या जो आगे नाम दिया था यहाँ पे, कि मकर संक्रांति है, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण, पौष। तो क्या है, तो एक एक करके देख लेंगे। तो पहला है मकर संक्रांति, जो इंपॉर्टेंट, यह एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य का आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है। इस दिन लोग अपने प्रचुर संस्थानों और फसल की अच्छी उपज के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। और यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक भी है, इसलिए मकर संक्रांति में मनाया जाता है। और यह दिन गर्मियों की शुरुआत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होगा तो दिन बड़ा होता जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और इस दिन से हिंदुओं के लिए 6 महीने की शुभ अवधि की शुरुआत भी होती है। और उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के एक हिस्से के रूप में गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1989 से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस दिन के साथ जुड़े त्योहारों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है कि यहाँ पे कुछ त्योहार दिए गए हैं और किस राज्य क्षेत्र में मनाए जाते हैं ये भी दिए गए हैं। आप लोग देखिए, जैसे उत्तरायण गुजरात में, पोंगल तमिलनाडु, भोगली बिहू असम, लोहड़ी पंजाब और जम्मू कश्मीर, माघी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, और मकर संक्रांति यानी मकर संक्रांति कर्नाटक, और ये सायन करात कश्मीर, और खिचड़ी पर्व कहा जाता है जो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में। ये सेम यही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये सारा त्योहार मनाया जाता है भारतीय फसल की कटाई के उद्देश्य में। अब लोहड़ी के बारे में देखिए। लोहड़ी मुख्य रूप से सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह दिन शीत ऋतु की समाप्ति का प्रतीक है और पारंपरिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का स्वागत करने के लिए इसको मनाया जाता है। और यह मकर संक्रांति से एक रात पहले मनाया जाता है। और इस अवसर पर प्रसाद वितरण और पूजा के दौरान अलाव के चारों ओर परिक्रमा भी की जाती है। और इसे किसानों और फसलों का त्योहार कहा जाता है और इसके माध्यम से किसान ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से किसान जो है वो ईश्वर को धन्यवाद दे देते हैं। दूसरा है पोंगल। पोंगल शब्द का अर्थ है उफान, ओवरफ्लो या विप्लव। इसे थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है। और यह 4 दिवसीय उत्सव तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई माह में मनाया जाता है, जब धान आदि फसलों की कटाई की जाती है और लोग ईश्वर तथा भूमि की दानशीलता के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। और इस उत्सव के दौरान तमिल लोग चावल के आटे से अपने घरों के आगे कोलम नामक पारंपरिक रंगोली भी बनाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे। बिहू क्या है? यह उत्सव असम में फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। कहाँ पे? असम में। और असमिया नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए लोग रंगाली माघ बिहू भी मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत उस समय हुई जब ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों ने जमीन पर हल चलाना शुरू किया था, तब से।
और मान्यता यह भी है कि बिहू पर्व उतना ही पुराना है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी पुरानी है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। एक है सबरीमाला में मकर विलक्कू उत्सव भी मनाया जाता है। क्या है सबरीमाला में मकर विलक्कू उत्सव? यह सबरीमाला में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है और यह वार्षिक उत्सव है तथा 7 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति, जब सूर्य ग्रीष्म अयनांत में प्रवेश करता है यानी उत्तरायण होता है, के दिन से होती है। और त्योहार का मुख्य आकर्षण मकर ज्योति की उपस्थिति है, जो एक आकाशीय तारा है तथा मकर संक्रांति के दिन कांतामाला पहाड़ियों के ऊपर दिखाई देता है। और मकर विलक्कू गुरुथी नामक अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है और यह उत्सव वनों के देवता तथा वन देवियों को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। तो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ के, जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहते हैं, पंजाब में क्या, गुजरात में क्या उत्तरायण होता है, तो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, बिहार झारखंड में, आसाम में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में ये किस रूप में मनाया जाता है आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए एक मैप लेकर के आया हूं। ठीक है, आइए अगला टॉपिक है द लाइन शहर। ये क्यों चर्चा में है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये अभी सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने बहुत ही बेहतर एक काम किया है द लाइन शहर के नाम से। क्या, ध्यान से देखिए, इसके बारे में अभी पता चलेगा कि हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किया है। एक फ्यूचर सिटी, भविष्य का शहर जिसका नाम है द लाइन, उसका अनावरण किया, उद्घाटन किया है, जो कि सऊदी अरब की $500 बिलियन की नियोम परियोजना का हिस्सा है। सऊदी अरब में हुआ है द लाइन शहर। क्या खास है ये देखिए। इस संबंध में घोषणा करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बताया कि इस नए शहर में किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, साथ ही इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होंगी। जो नया शहर द लाइन शहर बनाया जा रहा है, इस शहर में क्या है कि किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी इस सड़क पे कोई और इस शहर में सड़क भी नहीं होगा और कारें भी नहीं होंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, कि इस शहर के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार मनुष्य अपने गृह पृथ्वी के साथ, जो मनुष्य का घर है पृथ्वी, उसके साथ सामंजस्य बना करके रह सकता है। और तकरीबन 170 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के कारण अकेले सऊदी अरब में वर्ष 2030 तक 3,80,000 नौकरियों का सृजन होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इस शहर का निर्माण कार्य इसी वर्ष की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि परियोजना के पूरा होने के बाद यह सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में $48 बिलियन का योगदान भी देगा। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और सऊदी अरब के इस अत्याधुनिक द लाइन शहर में कुल 1 मिलियन लोग रह सकेंगे और इस शहर का बुनियादी ढांचा बनाने में कुल 100 से $200 बिलियन तक की लागत आएगी। और इस शहर में आवाजाही के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट प्रणाली भी विकसित की जाएगी और इस अत्याधुनिक शहर में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 20 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो 1 मिलियन लोग इस शहर में रह सकेंगे और तकरीबन इसका बुनियादी ढांचा बनाने में 100 से $200 बिलियन भी लगेगा। और इस शहर में आवाजाही के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट प्रणाली विकसित की जाएगी और इस आधुनिक शहर में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में 20 मिनट से ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। और ज्ञात हो कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर किस पर, तेल पर निर्भर है और नियोम परियोजना के माध्यम से सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास भी कर रहा है। एक ये अगला टॉपिक है हमारा असमी मशीन पिस्तौल। क्या है ये, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय सेना ने संयुक्त तौर पर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल असमी का विकसित किया है। असमी नाम है ASMI। ये पहली स्वदेशी मशीन की पिस्तौल है और इसको कौन, कि अपना डीआरडीओ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। और स्वदेशी रूप से निर्मित इस पिस्तौल का इस्तेमाल वर्तमान में रक्षा बलों द्वारा प्रयोग की जा रही 9mm पिस्तौल के स्थान पर किया जा सकता है
और डीआरडीओ द्वारा विकसित इस मशीन पिस्तौल की फायर रेंज तकरीबन 100 मीटर है और इस पिस्तौल के प्रोटोटाइप से अब तक बीते 4 महीनों में कुल 300 राउंड फायर किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मशीन पिस्तौल इजराइल की उजी सीरीज की बंदूक की श्रेणी में आती है और इस प्रकार के व्यक्तिगत रक्षा हथियार प्रायः दुनिया भर में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं, क्योंकि ये काफी हल्के, सस्ते और प्रभावी होते हैं तथा इनका संचालन भी आसानी से किया जा सकता है। और वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना रक्षा क्षेत्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मात्र 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी और इससे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन तथा विकास का कार्य सौंपा गया था और यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भी कार्य करता है। अगला टॉपिक है पूर्व सैनिक दिवस। क्या कह रहा है, ध्यान से देखें कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पूर्व सैनिकों के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, यानी वेटरन्स डे मनाया जाता है 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सेना में दिए गए तुलनीय योगदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और फील्ड मार्शल करियप्पा वर्ष 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे, यानी 14 जनवरी के दिन ही वो रिटायर्ड हुए थे। और इस दिवस पर हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में उनके परिजनों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों के लिए सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और वर्ष 1899 में कर्नाटक में जन्मे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख के रूप में भी जाना जाता है। तो सारा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी सम्मानित किया गया था। और 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ भी बनाया गया था और उन्हें फील्ड मार्शल की 5 स्टार रैंक भी दी गई थी, जो कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान है और इसे अब तक 2 ही लोग प्राप्त कर सके हैं, पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो 2 लोगों को मिला है 5 स्टार रैंकिंग, ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर। क्या है ये कोलैब कैड सॉफ्टवेयर, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जल्द ही कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। 3 लोग मिलकर लॉन्च करेंगे, एनआईसी, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर प्रणाली कोलैब कैड एक सहयोगी नेटवर्क है जो छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों के लिए 2D ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग से लेकर 3D प्रोडक्शन डिजाइन आदि में भी सहायता प्रदान करेगा। तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि इस पहल का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजिटल डिजाइन बनाने और उसमें कुछ नयापन लाने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। और यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में अन्य छात्रों को उनके डिजाइनों के निर्माण में सहयोग करने के साथ ही उस डिजाइन के डेटा तक पहुंचने में सक्षम भी बनाएगा। और कोलैब कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न प्रकार के 3D डिजाइन और 2D ड्राइंग बनाने हेतु विषय के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भी किया जाएगा। और देश भर के लगभग 140 से अधिक स्कूल के छात्रों को इस सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसे इंजीनियरिंग ग्राफिक की व्यवहारिक परियोजनाओं और अवधारणाओं को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगला टॉपिक है अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन एक पंछी है, क्यों चर्चा में है, क्या, ध्यान से देखिए अमूर फाल्कन के बारे में। वन विभाग ने महाराष्ट्र के लोनावाला के वन क्षेत्र में पहुंचने वाले पक्षी अमूर फाल्कन की फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये महाराष्ट्र के लोनावाला वन क्षेत्र में आते हैं, तो इनकी फोटोग्राफी पे भी प्रतिबंध लगाया है महाराष्ट्र सरकार ने। अमूर फाल्कन के बारे में पढ़िए क्या है। अमूर बाज यानी अमूर फाल्कन से एक तरीके के बाज हैं, मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन से होते हुए प्रजनन के लिए भारत में प्रवास करता है। और इसके बाद प्रवासी पक्षी हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, जहां वह काफी लंबा वक्त गुजारते हैं
और इस प्रकार अमूरबाज दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले प्रवासी शिकारी पक्षी भी है। और इससे पहले त्रिपुरा राज्य सरकार ने भी प्रवासी अमूरबाज के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की थी और इन प्रवासी पक्षियों के शिकार करने, फंसाने, मारने और बेचने पर 3 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया था त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। तो अभी महाराष्ट्र ने इन पे बैन लगाया है इनकी फोटोग्राफी करने पे। गौरतलब है कि भारत में अमूरबाज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है, यही है। और जबकि IUCN की रेड लिस्ट में यह पक्षी लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है और अमूरबाज को भारत में आयोजित CMS COP 13 के प्रतीक चिन्ह में भी स्थान दिया गया था। तो ये सारी चीजें अमूर फाल्कन के बारे में ध्यान में रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी में था, तो हम लोग अक्सर इस पे डिस्कस करते हैं। तो IUCN के बारे में कभी कभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या कभी साइट्स के बारे में पढ़ते ही हैं। तो ये क्या कह रहा है इसके बारे में कि भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम का मकसद क्या है? वन्य जीवों की रक्षा करना और उनका अवैध शिकार रोकना। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम अनुसूची के तहत वन्य जीवों को अधिकतम कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया था और इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर भी बनाया गया था। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय प्रजाति के गैंडे, इंडियन राइनोसोरस के बारे में। क्यों चर्चा में है? क्या है कि हाल ही में पोलैंड के व्रोकला चिड़ियाघर में पोलैंड के भारतीय मादा गैंडा ने एक शावक को जन्म दिया है, ठीक है। और ये भारतीय गैंडे लुप्त प्राय हैं तथा इस शावक का जन्म इस दुर्लभ जानवर के संरक्षण की दिशा में एक अहम घटना क्रम है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। पोलैंड के चिड़ियाघर में दिया है भारतीय गैंडे ने। भारतीय गैंडे के बारे में यहां से पढ़ लीजिए कि भारतीय गैंडे मुख्य रूप से उत्तरी भारत, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों और नेपाल में पाए जाते हैं। ये भारतीय गैंडे अपने निकट अफ्रीकी रिश्तेदारों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं और भारतीय गैंडा एक सींग वाला होता है और गैंडे की प्रजाति में सबसे विशाल प्रजाति होता है और भारतीय गैंडे का इसी सींग के लिए अवैध रूप से शिकार भी किया जाता है और सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। क्या? ये ध्यान से देखिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। एक समय भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे उत्तरी भाग में एक सींग वाले गैंडे व्यापक रूप से पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी आबादी घटने लगी क्योंकि इसकी अवैध शिकार और कृषि के नुकसान के आधार पर बड़ी मात्रा में हत्या हो रही थी। इनका अवैध शिकार, इनका जो एक सींग होता है उसी सींग की वजह से इनका शिकार किया जाता है और 20वीं सदी की शुरुआत में यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार में पहुंच गई थी और लगभग 200 की संख्या में एक सींग वाले गैंडे मात्र बचे थे और 1975 में भारतीय गैंडे को साइट्स की सूची 1 में शामिल कर दिया गया था और भारत में इसके शिकार को 1910 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। और 1970 के दशक में शुरू किए गए संरक्षण कार्यक्रम की वजह से अब इनकी संख्या बढ़कर 3700 से भी ज्यादा हो गई है और इनमें 170 से अधिक गैंडे दुनिया भर के 66 चिड़ियाघरों में है दुनिया भर में। और यह ऐसी ही एकमात्र स्तनधारी प्रजाति है जिसे 2008 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में विलुप्त प्राय से असुरक्षित प्रजाति की रेड सूची में डाला गया था। ये ध्यान में रखिएगा। और 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गैंडा रेंज के अंतर्गत आने वाले एशियाई देशों की बैठक के दौरान भारत सहित गैंडा रेंज के 4 देशों ने एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा 2019 पर हस्ताक्षर भी किए थे। और गैंडे की IUCN में क्या स्थिति है? गैंडे की 3 प्रजातियां ब्लैक राइनो, जावा राइनो, सुमात्रा राइनो को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है IUCN में और सफल संरक्षण के प्रयासों से ग्रेटर वन हॉर्न तथा भारतीय गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई और इनको IUCN की लुप्त प्राय से हटाकर असुरक्षित श्रेणी में फिर रखा गया। यही एक ऐसा जानवर है जो लुप्त प्राय से हटाकर असुरक्षित में रखा गया जब इसकी संख्या बढ़ी तब। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के बारे में। क्या है? ध्यान से पढ़िए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस खरीदने की मंजूरी दी गई है, ठीक है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हाल ही में बैठक हुई और इस बैठक में 45,696 करोड़ रुपए लागत से 73 एलसीए तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 एलसीए तेजस MK-1 ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही डिजाइन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1202 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और गौरतलब है कि एलसीए तेजस MK-1A लड़ाकू विमान स्वदेश में डिजाइन विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक 4+ पीढ़ी के लड़ाकू विमान है और यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे रडार बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से लैस है जो भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म भी देगा। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में उन्नत अत्याधुनिक तकनीकों प्रणालियों के डिजाइन विकास और निर्माण स्वदेशी रूप से करने में अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के पहल को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और देश में रक्षा उत्पादन और रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। तेजस के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। तेजस भारत में विकसित हल्का लड़ाकू विमान यानी एलसीए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और यह अनेक विशिष्टताओं से युक्त एक विमान है। तेजस का ढांचा कार्बन फाइबर से बना है जिसकी वजह से यह अन्य धातुओं से बनने वाले विमानों की तुलना में काफी हल्का है और भारत में इसका विकास 1980 के दशक में हल्का युद्धक विमान एलसीए नामक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ जिसका आधिकारिक नाम तेजस 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है हाल में और यह न सिर्फ त्वरित और प्रभावी हमला करने में सक्षम है बल्कि निशाना भी इसका अचूक है और यह हवा से हवा में तथा हवा से जमीन पर मिसाइल दागने में सक्षम है और इसमें एंटीशिप मिसाइल बम इसमें एंटीशिप मिसाइल बम रॉकेट आदि लगाए जा सकते हैं और वर्ष 2018 में तेजस में हवा में उड़ान के दौरान ईंधन भरा जा चुका है हवा में उड़ान के दौरान ही जिससे इस विमान का महत्व और भी बढ़ गया है। ये सारा इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये आज का टॉपिक था जो यहीं पे समाप्त होता है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लेंगे। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुंच सके और 10:30 बजे से फिर हमारी मुलाकात होगी 10:30 AM से अगले दिन। और हाँ, अभी आज ही 11:30 बजे से एक आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी पे क्लास में लेकर के आया हूँ कि यूपीएससी की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। एक स्ट्रेटजी की क्लास है कि आप लोग की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सारी चीज़ें तो अभी 11:30 बजे से होगी। तो आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।